हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पीजीटी में। और झारखंड पीजीटी की मतलब क्लास जो है वो हम लोग इनकम टैक्स की क्लास को आज करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से कह रखा है कि हम लोग एमसीक्यू में अब बात करने वाले हैं। जितने भी चैप्टर होते हैं हम सारे के सारे एमसीक्यू की बात करने के बाद हम लोग उसके बाद करेंगे इनकी थ्योरी की बात। की थ्योरी मतलब कि किस प्रकार से इनको हल करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल एग्जाम को देखते हुए मैंने ये क्वेश्चन जो बनाए हुए हैं, ये क्वेश्चन सारे के सारे आप लोगों के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं। तो इनको आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। लेकिन इन क्वेश्चनों को करने से पहले थोड़ी सी बातें को जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने वो भी बातें आप लोगों के लिए लिख रखी हैं कि कोई दिक्कत की बात आप लोगों को नहीं होगी। सबसे पहली बात हम लोगों की आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है व्यापार अथवा पेशे का अर्थ। अगर हम लोग व्यापार की बात करते हैं अथवा हम लोग पेशे की बात करते हैं, प्रोफेशन की बात करते हैं, तो इसके अर्थ के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात लिखी हुई है कि व्यापार से आशय किसी वस्तु का नाम के उद्देश्य से, वस्तु मतलब कि किसी वस्तु का लाभ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है लाभ लिखा हुआ है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लाभ लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है कि व्यापार से आशय किसी वस्तु का लाभ के उद्देश्य से क्रय विक्रय करना अथवा निर्माण करना, ये व्यापार कहलाता है। ये बात आप लोगों को भी मालूम है। उसके बाद पेशे की बात करते हैं तो पेशे से आशय उन कार्यों से है जिनमें मस्तिष्क की योग्यता अथवा शारीरिक योग्यता की आवश्यकता होती है, जो अध्ययन अथवा प्रशिक्षण से प्राप्त होती है। प्रोफेशन की बात अगर करते हैं तो प्रोफेशन व्यापार मतलब कि व्यापार की अगर हम लोग बात करते हैं तो व्यापार का मतलब होता है कि लाभ के लिए वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, निर्माण करना, ये सारा का सारा काम किस में आता है? तो ये सारा का सारा काम व्यापार में आता है। लेकिन अगर हम लोग पेशे की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जिनमें मस्तिष्क की योग्यता अथवा शारीरिक योग्यता की आवश्यकता होती है, जो अध्ययन अथवा प्रशिक्षण से प्राप्त होती है। पेशे का मतलब होता है कि किसी चीज की सेवा देना। जैसे वकील के द्वारा वकालत करना, तो ये क्या है? ये पेशा है। वकील के द्वारा एक वकालत करना। डॉक्टर के द्वारा डॉक्टरी करना, डॉक्टर के द्वारा मरीज का इलाज करना, ये क्या है? ये भी एक पेशा है, क्योंकि डॉक्टर ऐसे नहीं बने होंगे, उन्होंने मस्तिष्क की योग्यता और शारीरिक जो है योग्यता की आवश्यकता होती है, और इसमें अध्ययन या प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है या प्राप्त करते हैं, तभी हम लोग पेशे का कार्य कर सकते हैं। लेकिन व्यापार का काम हम लोग बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कार्य कर सकता है। तो ये तो हो गई इसके अर्थ की बात। उसके बाद लिखा हुआ है कि व्यापार अथवा पेशे के लाभों में निम्नलिखित शामिल है। तो व्यापार अथवा पेशे के लाभों में जो चीजें शामिल होती हैं, जो शामिल हैं, उनको हम लोग पढ़ते हैं। और सबसे पहले लिखा हुआ है आयगत लाभ। पहला लिखा हुआ है आयगत सम लिखा हुआ है। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ज्यादा एरर है, इसलिए माफी चाहते हैं कि आयगत लाभ। उसके बाद लिखा हुआ है प्रबंधकर्ता अथवा एजेंट की सेवा समाप्त करने अथवा संघों की इसमें लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि प्रबंधकर्ता अथवा एजेंट की सेवा समाप्त करने अथवा सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने पर उसे क्षतिपूर्ति की प्राप्ति अथवा प्राप्त राशि सट्टे के व्यवहारों से आय, ये भी हम लोगों की व्यापार में शामिल होती हैं। तो ये सारी की सारी मदें हम लोगों की व्यापार में शामिल होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि लाभ की गणना। और लाभ की गणना की अगर हम लोग बात करते हैं तो लाभ की गणना की बात अगर हम लोग करते हैं तो व्यापार अथवा पेशे की सकल प्राप्तियां अथवा सकल आय में से स्वीकृत व्यय घटाकर कर योग लाभ आते हैं। कर योग क्या आते हैं? तो कर योग लाभ आते हैं। स्वीकृत व्ययों का वर्णन जो है वो धारा 30 से लेकर 37 तक में किया गया है। ये बात पूछी जा सकती है कि स्वीकृत व्ययों का वर्णन किस धारा में किया गया है? तो 30 से लेकर 37 तक में किया गया है। लाभ हानि
लाभ हानि खाते में यदि कुछ व्यय डाल दिए जाते हैं जो अस्वीकृत हैं तो लाभ हानि खाते द्वारा दर्शाए गए लाभों में जोड़ दिया जाता है या जोड़ देता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि खाते रखना। अब खाते रखना तो विशिष्ट सेवाएं या फिर विशिष्ट पैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है विशिष्ट पैसे वाले को खाते इस प्रकार रखना आवश्यक है ताकि कर निर्धारण अधिकारी उन पर कर योग आय की सही गणना कर सके। तो खाते मतलब जो है विशिष्ट पैसे वाले जो हैं व्यक्तियों को खाते इस प्रकार से बनाने चाहिए कि ताकि कर निर्धारण अधिकारी जो है वो उनकी कर योग आय है उनकी गणना सही तरीके से की जा सके। गैर विशिष्ट पैसे अथवा ये इसमें आज टाइपिंग एरर ज़्यादा है तो इसलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। जब हम लोग अच्छी तरीके से इसको लेकर आएंगे तब हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग एरर ज़्यादा है। ठीक है, गलत पढ़ने से अच्छा है कि हम लोग उसको पढ़े ही ना। ठीक है, अब गलत पढ़ने से क्या फ़ायदा। उसके बाद लिखा हुआ है कि अंतिम रहतिये का मूल्यांकन यह लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य में से जो दोनों में से कम होता है उस आधार पर किया जाता है। तो ये बात मैंने आप लोगों को कहाँ बताई हुई है, कॉस्ट अकाउंटिंग में आप लोगों को ये बात मैंने बताई हुई है कि जब हम लोग स्टॉक का मूल्यांकन करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन करते हैं, तो वो हम लोगों का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी हो सकता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके लिए 2 है। स्टॉक का वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की बात करते हैं तो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में क्या होता है कि उसमें लागत मूल्य और बाजार मूल्य में से जो दोनों में से जो कम होता है उस पर हम लोग स्टॉक का मूल्यांकन करते हैं। अब हम लोग करने वाले हैं इतना हम लोगों ने जो किया है ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था। लेकिन अब हम लोग करने वाले हैं इनकी MCQ और क्वेश्चन नंबर। अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आप लोगों को कुछ वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही आगे बहुत से सारे वीडियो बनाता रहता हूँ। बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। कॉमर्स करके मैं पूरी की पूरी तैयारी कॉमर्स की, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें तो हम लोग यहाँ पे करते हैं। व्यापार से आय की गणना करते समय प्रारंभिक व्यय का भाग अस्वीकृत है। अब कितना भाग इसमें अस्वीकृत होता है तो ये डिटेल में करेंगे ना, जब मैं डिटेल में कराऊंगा तब आप लोगों को एक एक बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग MCQ प्रैक्टिस करते हैं तो उनको एग्जाम को देखते हुए हम लोग चलते हैं। ठीक है, व्यापार से आय की गणना करते समय प्रारंभिक व्यय का भाग अस्वीकृत भाग है, मतलब कि इसको स्वीकृत भाग कौन सा होता है, अस्वीकृत भाग कितना होता है, 1/2 होता है, 1/5 होता है, 4/5 होता है या फिर 3/5 होता है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है कि व्यापार से आय की गणना करते समय प्रारंभिक व्यय का जो भाग है तो वो भाग जो है वो 4/5 भाग जो होता है वो अस्वीकृत होता है। तो इसलिए इसका सी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये मत सोचिए कि हम हिंदी में भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग नीचे, ये पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। कुछ दशाओं में आंतरिक शोध के लिए भारित कटौती का 100% स्वीकृत होता है। किसमें जो है कुछ दशाओं में, कौन सी ऐसी दशाएं होती हैं जिसमें आंतरिक अगर हम लोग शोध करते हैं तो जो भारित कटौती होती है वो 100% तक स्वीकृत होती है। तो वो किसी भी करदाता की, कंपनी करदाता को, या फिर वैधानिक शोध संघ की, या फिर सहकारी समिति की। तो ये बताना है आप लोगों को इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है की नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर को लिखा हुआ है। ठीक है, कि किसी भी करदाता को, मतलब कि जो स्वीकृत होता है वो किसको स्वीकृत होता है, कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनको ये जो चीज़ होती है वो 100% तक स्वीकृत होती है। तो भारित मतलब कि कटौती के लिए स्वीकृत होती है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है कि कुछ दशाओं में जो आंतरिक शोध की बात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि कंपनी करदाता को आंतरिक शोध के लिए कटौती जो है वो 100% तक स्वीकृत होती है। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको देखेंगे हम लोग कि एक डॉक्टर का कार्य
किसके अंतर्गत आता है? एक डॉक्टर का कार्य व्यापार के अंतर्गत आता है, एक डॉक्टर का कार्य व्यापार के अंतर्गत आता है, व्यवसाय के अंतर्गत आता है, पेशा, ये पीछा लिखा हुआ है यहाँ पर, पेशा लिखा हुआ है, पेशा, ठीक है, पेशा के अंतर्गत आता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब ये ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं, इनको देख लेना, ठीक है। डी ऑप्शन सी ऑप्शन की जगह हो गया और सी ऑप्शन डी ऑप्शन की जगह हो गया है। अंडर विच द वर्क ऑफ ए डॉक्टर इज कवर्ड, एक डॉक्टर का कार्य किसके अंतर्गत आता है? तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि एक डॉक्टर जो है वो पढ़ा लिख के ही हम लोगों का डॉक्टरी करेगा, तो इसलिए वो पेशे के अंतर्गत आएगा। ये मैंने अभी आप लोगों को बात बताई हुई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में कि अस्वीकृत व्यय छांटिए, जो ऐसे व्यय छांटिए जो अस्वीकृत व्यय होते हैं। अब अस्वीकृत व्यय की बात हम लोग अभी करेंगे, जब डिटेल में करेंगे ना, तो स्वीकृत व्यय और अस्वीकृत व्यय को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। अगर यहाँ पे डिस्क्राइब करने लगे तो आप लोगों का वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो हम लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं अस्वीकृत व्यय की, तो मैं अगर आप लोगों को बताता हूँ कि अगर हम लोग सभी करदाताओं के लिए एक देखते हैं, सभी करदाताओं के लिए किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित सेमिनार आदि में विज्ञापन पर व्यय करना, ये हम लोगों का अस्वीकृत व्यय है। भारत के बाहर भुगतान या अनिवासी विदेशी नागरिक को भुगतान यदि उद्गम स्थान पर नहीं किया गया है तो ये भी व्यय अस्वीकृत व्यय में आएगा। आयकर की राशि तथा इस पर चुकाया गया अर्थदंड या ब्याज, ये भी हम लोगों का अस्वीकृत में आएगा। उसके बाद दान, उपहार, जनता जिसका संबंध व्यापार या पेशे से ना हो, तो ये भी हम लोगों का अस्वीकृत व्यय में आएगा। कर्मचारियों के अनुलाभ पर स्वेच्छा से दी गई आयकर की कटौती, तो ये भी हम लोगों का अस्वीकृत में आएगा। जब डिटेल में करेंगे ना, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से बता देंगे। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर चर्चा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि लिखने में बहुत समय जल्द आ जाएगा। तो अस्वीकृत व्यय जो होते हैं, तो उनकी बात अगर हम लोग करते हैं, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अस्वीकृत व्यय छांटिए और अस्वीकृत व्यय जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आयकर की राशि तथा इस पर चुकाया गया जो ब्याज होता है या अर्थदंड होता है, तो ये दोनों की दोनों जो चीजें होती हैं वो अस्वीकृत व्यय के अंतर्गत आती हैं। वही हमसे पूछा गया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 कि व्यापार से आय की गणना में व्यापार से आय की गणना में स्वीकृत होता है। अस्वीकृत की बात की हम लोगों ने अभी, उसके बाद हम लोगों को स्वीकृत की भी करनी पड़ेगी। तो स्वीकृत, व्यापार से आय की गणना में स्वीकृत होता है, तो क्या स्वीकृत होता है? संदिग्ध ऋण संचय, संदिग्ध ऋण संचय जो है वो स्वीकृत होता है या अस्वीकृत होता है? वास्तविक डूबत ऋण जो होता है वो स्वीकृत है या फिर नहीं है? संदिग्ध ऋण ये स्वीकृत है या अस्वीकृत है, इसको बताना है, या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है तो वो हो जाएगा हम लोगों का व्यापार से आय की गणना में जो स्वीकृत होता है, तो ये जो है इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि वास्तविक डूबत ऋण जो होता है वो व्यापार से आय की गणना में स्वीकृत होता है। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन होगा, ना कि डी ऑप्शन, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2021 को एक्स लिमिटेड ने 1 लाख का प्रारंभिक व्यय किया, स्वीकृत कटौती होगी। अब स्वीकृत कटौती आप लोगों को बतानी है कि कितनी कटौती जो है वो इनको स्वीकृत होगी। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि जो कटौती होगी वो 10,000 तक स्वीकृत होगी, 25,000 तक स्वीकृत होगी, 20,000 तक स्वीकृत होगी या 7,143 तक स्वीकृत होगी। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है तो वो हो जाएगा हम लोगों का जो डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि 20,000 तक हम लोगों की जो है प्रारंभिक व्यय के लिए अगर खर्च किया है तो स्वीकृत जो कटौती है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20,000 तो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि माल वाहन भाई का माल जो है माल वाहन भाड़े का, यहाँ पे एक सेकेंड है, ये भी टाइपिंग एरर है, भाड़े का, माल वाहन भाड़े का भुगतान
30,000 रोकड़ में किया गया तो स्वीकृत व्यय होगा। तो स्वीकृत व्यय पूछा गया है, तो स्वीकृत व्यय जो होगा तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि भुगतान की गई राशि का 25%, 20,000 रुपये या फिर 30,000 रुपये या फिर शून्य। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि माल वाहन भाड़े का भुगतान 30,000 रुपये रोकड़ में किया गया तो अस्वीकृत व्यय होगा। तो अस्वीकृत व्यय कितना होगा, इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हम लोगों का डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि मतलब शून्य जो है वो अस्वीकृत व्यय में आएगा, क्योंकि कोई भी है वो अस्वीकृत व्यय होगा। शून्य जो रुपए हैं वो अस्वीकृत व्यय में आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि ये कंपनी ने अपने कर्मचारियों में परिवार नियोजन के प्रोत्साहन के संबंध में गत वर्ष में 1 लाख रुपए पूंजीगत व्यय किए। गत वर्ष में कंपनी को कटौती मिलेगी। तो इसमें अगर मान लो कंपनी ने अपने कर्मचारियों के परिवार नियोजन के प्रोत्साहन के संबंध में जो व्यय किए हैं वो 1 लाख किए हैं, पूंजीगत व्यय हैं, तो गत वर्ष में कंपनी को कितने रुपए की कटौती मिलेगी, इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। 20,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 50,000 रुपये या फिर नील, मतलब कोई कटौती नहीं मिलेगी। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है तो वो हो जाएगा हम लोगों का बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग कहेंगे कि ये कैसे, तो ये जो है ये जो लिखी हुई हैं ये सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं, जब डिटेल में पढ़ेंगे ना, परिवार नियोजन पर अगर मान लो खर्च किया है, अगर प्रारंभिक व्यय पर खर्च किया है तो कितना है, तो इसमें हम लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, जब डिटेल में करेंगे ना तब आप लोगों को अच्छी तरीके से बताएंगे। बस फिलहाल अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक तरीके से ये सोचिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, 9 नंबर में लिखा हुआ है कि एक व्यवसायी ने राजनीतिक पार्टी के सेमिनार में विज्ञापन पर 50,000 रुपये खर्च किए या व्यय किए, उसे कटौती मिलेगी। तो उसे कटौती कितनी मिलेगी, व्यवसाय की आय में से कटौती मिलेगी, अन्य साधनों की आय में से कटौती मिलेगी, सकल जो है इसका जो ऑप्शन लिखा हुआ है सकल कुल आय, ये सकल लिखा हुआ है, सकल कुल आय में से मिलेगी या फिर इनमें से कोई किसी में से नहीं मिलेगी। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि एक व्यवसायी ने राजनीतिक पार्टी के सेमिनार में विज्ञापन पर 50,000 व्यय किए, उसे कटौती किसके अंतर्गत मिलेगी, व्यवसाय की आय से, अन्य साधनों की आय से, सकल कुल आय से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है कि उसे सकल कुल आय में से कटौती मिलेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि अनुमोदित विश्वविद्यालय को सामाजिक विज्ञान के विषय में अनुसंधान हेतु की गई राशि के संबंध में कटौती मिलेगी। अगर अनुसंधान कोई विश्वविद्यालय है और सामाजिक विज्ञान के विषय पर अनुसंधान हेतु अगर कुछ राशि खर्च करता है तो इस संबंध में जो कटौती मिलती है तो वो कटौती की राशि जो होती है वो 200% तक, कितने प्रतिशत तक, 200%, सॉरी जो ऑप्शन लिखा हुआ है ए ऑप्शन जो लिखा हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉरी मैंने 200 बोल दिया, गलती से बोल दिया। 100% जो है मतलब कि जितनी राशि खर्च करेंगे वो सारी की सारी राशि कटौती में होगी। अनुमोदित विश्वविद्यालय में अगर हम लोगों ने कोई अनुसंधान खर्च किया है तो वो सारी की सारी राशि हम लोगों की कटौती योग्य होगी, उसमें छूट मिलेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है कि धारा 44A(b) के अंतर्गत हिसाब किताब का अंकेक्षण अनिवार्य है यदि कुल बिक्री कितने से अधिक होती है। तो कुल बिक्री जो होती है वो 30 लाख से अगर अधिक होती है तब हम लोगों का अंकेक्षण अनिवार्य है, 40 लाख से अधिक होती है, 60 लाख रुपए से अधिक होती है या फिर 10 करोड़ रुपए से अधिक होती है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 करोड़ रुपए से अगर अधिक होती है तो 44B के अंतर्गत हिसाब का अंकेक्षण करना अनिवार्य होता है। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि धारा 44A(b) के अंतर्गत निर्दिष्ट तिथि से आशय है, मतलब कि जो निर्दिष्ट तिथि से आशय है 44A(b) के अंतर्गत 30 जून से, 31 जुलाई से, 30 सितंबर से या फिर 30 नवंबर से। तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर 30 सितंबर से हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 44 AB के अंतर्गत निर्दिष्ट तिथि से आशय जो है वो 30 सितंबर से है। तो इसका सही आंसर 30 सितंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि फर्म द्वारा साझेदारों को दिया गया पूंजी पर जो ब्याज है वो स्वीकृत है। कितने प्रतिशत तक स्वीकृत है? 15% तक स्वीकृत है, 16% तक स्वीकृत है, 18% तक स्वीकृत है, या फिर 12% तक स्वीकृत है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है कि फर्म द्वारा साझेदारों को दिया गया जो ब्याज है वो स्वीकृत में आएगा, तो वो कितने प्रतिशत तक आएगा? 12% तक स्वीकृत में आएगा। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय व्यापार से आय शीर्षक में स्वीकृत नहीं है। तो स्वीकृत की बात आती है, स्वीकृत नहीं है। तो स्वीकृत जो नहीं है वो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि आयकर जो है वो अस्वीकृत में आता है। तो इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। अशुद्ध ऋण भी व्यापार से संबंधित होते हैं, माल और सेवा कर भी होते हैं, और उत्पाद कर भी होता है। तो ये सारे के सारे होते हैं व्यापार संबंधित। आयकर इनकम टैक्स की बात हम लोग यहाँ पर नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय हानि व्यापार एवं पेशे से आय की गणना करने में कटौती योग्य नहीं है पूछा है। तो आग से नष्ट हो गई व्यापारिक रहतिया, मनोरंजन व्यय 10,000 तक के, व्यापार प्राप्त करने के लिए दिया गया कमीशन, या फिर एक साझेदारी फर्म के समझौते का प्रारूप तैयार करने के लिए वकील को दी गई 500 रुपये की फीस। तो जो इनमें से पूछा गया है कि व्यापार जो है इनमें से कौन सा व्यय जो है वो व्यय या फिर हानि की बात करते हैं, तो व्यय व्यापार एवं पैसे की आय की गणना करने में कटौती योग्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने व्यापार अथवा पैसे से हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किए हैं, और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी जाना है। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में अगर हम लोग बात करते हैं, तो अभी मैं डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की एग्जाम है, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात की बात करते हैं तो अगले पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं पूंजी लाभ के हम लोग MCQ करने वाले हैं। पूंजी लाभ के MCQ हम लोग अगली क्लास में करने वाले हैं। तो इनको हम लोग अच्छी तरीके से करेंगे। और अगर आप लोगों ने पिछली क्लासों को नहीं देखा है, इनकम टैक्स में, कॉस्ट अकाउंट में, या फिर हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करते हैं, या फिर हम लोग इनकम टैक्स की बात करते हैं, या फिर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो ये सारी की सारी क्लासें मैंने मेरे चैनल पर डली हुई हैं। SP एजुकेशन चैनल पर आप लोग सर्च कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग वहाँ पर जाकर अच्छी तरीके से देखिए। और अगर आप लोगों के पास पुरानी किताबें रखी हैं अपनी BCom की, या फिर आप लोगों ने MCom की रखी होगी, इंटर की रखी होगी, तो उनको अच्छी तरीके से पढ़िए। बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की हो जाएगी अगर आप लोगों के पास पुरानी भी किताबें रखी हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग अपनी किताबों से भी पढ़िए, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। क्योंकि किताबें से ही आप लोगों ने पढ़ के तो डिग्रियाँ ली हैं, ये डिग्रियाँ किससे ली हैं? किताबों से पढ़ के, तो उससे भी हो जाएगा। मैं कभी ये नहीं कहता कि किताबों से नहीं होगा। जो किताबें रखी हैं उनको पढ़िए और अच्छी तैयारी अपनी कीजिए, प्रैक्टिस करिए साथ ही साथ में, तभी आप लोगों का एग्जाम क्रैक हो पाएगा। तो आप लोगों के लिए मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए और आगे वीडियो बनाता रहूँगा। बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, जिससे मैं आप लोगों को कोई भी वीडियो डालूँ तो वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आज की अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करें, और अगर और अच्छी लगी तो हम लोग शेयर भी कर दिया करें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।